Good morning to all of you. History 10th क्लास हमने लास्ट किया था उदारवाद। उदारवाद हमने कर लिया था और उस उदारवाद में हमने देखा था दो तरीके के क्षेत्र में, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। अगर मैं आर्थिक क्षेत्र की बात करूं तो मेरे पास एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था कि जब एक व्यापारी जाता है तो उसे 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता है। तो इसके चलते क्या था कि शुल्क उसको बहुत ज़्यादा देने पड़ते और चीज़ें बहुत महंगी हो जाती। इसी के चलते 1834 में जो क्वेश्चन तुम्हारे आगे बनेगा वो है जोल्वे राइन। जोल्वे राइन क्या है? जोल्वे राइन क्या है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए 1834 में एक सीमा शुल्क संघ का गठन हुआ जिसका नाम जोल्वे राइन रखा गया। ये बात याद रखें। 1833 में हमें पता है कि 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ रहा था और चीज़ों को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, माप तोल की एक इकाई नहीं थी। तो उसी के चलते 1834 में एक सीमा शुल्क संघ का गठन हुआ जिसका नाम जोल्वे राइन था। इस संघ में जर्मन राष्ट्र शामिल हुए और मुद्रा 2 तरह की रख ली गई और दो ही तरह की मुद्रा को शामिल किया गया इस संघ में। इसके बाद जोल्वे राइन क्या था? जोल्वे राइन एक सीमा शुल्क संघ था जिसने क्या किया था, सभी सीमा शुल्कों को या शुल्क अवरोधों को खत्म कर दिया था। दूसरी बात, जर्मन राष्ट्र संघ इसके अंदर शामिल हुए थे और 2 ही तरह की मुद्रा को शामिल किया गया था इस संघ में। मतलब मुद्रा भी अगर आपकी होगी तो वो सिर्फ 2 ही तरह की मुद्रा थी। अब जो मुद्रा हर राज्य की अलग अलग थी वो चीज खत्म हो गई थी। तो जोल्वे राइन ने क्या किया था, इसका कार्य क्या था? इसने सभी सीमा शुल्कों को खत्म कर दिया था। जोल्वे राइन का कार्य, अगर जोल्वे राइन का कार्य आप लिखोगे तो जोल्वे राइन का कार्य था सभी सीमा शुल्कों को खत्म करना। एक सीमा शुल्क का चलन लाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी सीमा शुल्कों को खत्म कर दिया गया और एक सीमा शुल्क का चलन लाया गया। तो जोल्वे राइन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जोल्वे राइन क्या था? एक सीमा शुल्क संघ है और इसने क्या किया था, सभी सीमा शुल्क संघों को खत्म कर दिया था और साथ ही साथ मुद्रा भी कितनी रखी थी? 2। तो यहां से आपका उदारवाद खत्म हो जाता है। अब उदारवाद के बाद जो आता है वो है 1815 के बाद की रूढ़िवादी मान्यता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। अगला टॉपिक जो है वो यही है कि 1815 के बाद की रूढ़िवाद मान्यता क्या थी। देखो रूढ़िवाद क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूढ़िवाद क्या था। रूढ़िवाद एक चेतना थी जो समाज और रीति रिवाजों पर
रीति रिवाजों पर जोर देती थी। देखो उदारवाद में क्या था, अब उदारवाद के बाद आप पढ़ोगे रूढ़िवाद। उदारवाद में क्या था, संपूर्ण आजादी, लेकिन रूढ़िवाद में ऐसा नहीं था। रूढ़िवाद एक चेतना थी जो समाज और रीति रिवाजों पर जोर देती थी तथा विकास की गति को धीरे धीरे बढ़ाने के पक्ष में थी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रूढ़िवाद की डेफिनेशन है। अगर रूढ़िवाद डेफिनेशन आ जाती है, रूढ़िवाद क्या है, रूढ़िवाद को किस तरीके से लिखोगे, तो रूढ़िवाद एक चेतना थी जो समाज और रीति रिवाजों पर जोर देती थी। मतलब अब आप इस चीज को समझ लें, लिखने के लिए नहीं है, लिखने के लिए सिर्फ ये एक नंबर की डेफिनेशन है जो काफी है, लेकिन समझने में क्या है वो हम इसको क्लियरली करेंगे कि रूढ़िवाद में क्या था। देखो रूढ़िवाद एक चेतना थी जो समाज और रीति रिवाजों पर जोर देती थी तथा विकास की गति को धीरे करती थी या धीरे करने के पक्ष में थी। इसी के चलते हम इस चीज को समझेंगे कि रूढ़िवाद असल में था क्या, कि रूढ़िवाद क्या था। देखो आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में उदारवाद बहुत तेजी से पैर पसार रहा था, आप ये बात ध्यान रख लें कि जो फ्रांस था, फ्रांस की क्रांति के बाद जो उदारवाद था वो बहुत तेजी से पैर पसार रहा था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1815 के बाद की। 1815 में क्या होता है, 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है। अब अगर नेपोलियन की हार हो गई तो फिर उदारवाद कहीं ना कहीं खत्म। अब जो संचलन है वो है रूढ़िवाद का। फ्रांस की क्रांति का उदारवाद बहुत तेजी से पैर पसार रहा था, लेकिन रूढ़िवाद मान्यता में क्या था कि अगर आप देखोगे कि रूढ़िवाद मान्यता और फ्रांस के क्रांतिकारी अलग अलग थे। देखो दो चीजें आप बना लो यहां से कि रूढ़िवाद मान्यता किस तरीके की थी। देखो आप इस तरफ लिखो रूढ़िवाद और दूसरी तरफ लिखो क्रांतिकारी। बिल्कुल सिंपल। रूढ़िवाद क्या चाहते थे, समाज और रीति रिवाज वो चाहते थे। लेकिन क्रांतिकारी क्या चाहते थे, औद्योगिकीकरण चाहते थे। देखो समाज और रीति रिवाज को चाहते थे, औद्योगिकरण चाहते थे। ये क्या करना चाहते थे, समाज और रीति रिवाज को बनाए रखना, लेकिन औद्योगिकरण को फैलाना। इनका था कि विकास धीमा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विकास धीमा हो, लेकिन इनका जो कहना था कि जो विकास है वो तेजी से हो, विकास जो है वो तेजी से हो। अब देखो क्रांतिकारियों को यह मालूम था कि जो औद्योगिकरण है वो समाज बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो क्रांतिकारियों को पता था कि औद्योगिकरण समाज को बना सकता है, तो ये जो थे वो सही दिशा में जा रहे थे। लेकिन रूढ़िवाद जो है वो सही दिशा में नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो पहली प्रेफरेंस समाज को दे रहे थे, रीति रिवाजों को दे रहे थे, और दूसरा वो विकास की तरफ जा रहे थे। लेकिन इन्हें मालूम था कि अगर हम औद्योगिकरण करेंगे, अगर हम उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो विकास तो अपने आप हो ही जाएगा, और विकास होगा तो उससे समाज बदलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चेतना जो थी वो दबनी शुरू हो गई 1815 के बाद। और 1815 के बाद जो मान्यता आई वो कौन सी मान्यता आई थी, रूढ़िवाद मान्यता। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि जो रूढ़िवाद मान्यता थी वो एक समाज को डेवलप करना चाहती थी और विकास को धीरे धीरे करना चाहती थी, तेजी से नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो क्रांतिकारी थे वो औद्योगिकरण को फैलाना चाहते थे और विकास को बहुत तेजी से करना चाहते थे। तो आई होप ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। एक बार आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
कि 1815 के बाद की रूढ़िवाद मान्यता। 1 नंबर की डेफिनेशन है, क्रांतिकारी क्या चाहते थे कि औद्योगिकरण को फैलाया जाए, औद्योगिकरण को फैलाने के साथ साथ विकास को तेजी से करना है, लेकिन इनकी जो मान्यता थी वो थोड़ी सी विपरीत थी कि ये क्या चाहते थे कि समाज और रीति रिवाज हमारे बने रहें, चर्च बने रहें, हमारे जो राजतंत्र था वो बना रहे, और इंपॉर्टेंट बात, ये क्या चाहते थे, राजतंत्र को बनाए रखना चाहते थे, बनाए रखना चाहते थे। ये प्रजातंत्र को बनाना चाहते थे, प्रजातंत्र को बनाना चाहते थे। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे रूढ़िवाद और क्रांतिकारियों में। जो क्रांतिकारी थे वो रूढ़िवाद, क्योंकि 1815 में देखिए नेपोलियन की हार हो गई थी। अब क्या था, कहीं ना कहीं इस क्रांतिकारी सोच को दबाना चाह रहे थे, और नेपोलियन को जो हराया था वो किन देशों ने मिलकर हराया था, ब्रिटेन, रूस या रशिया, वर्साई, और चौथा था ऑस्ट्रिया। इन 4 मित्र राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, और यही रूढ़िवाद चेतना को वापस लेके आए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रूढ़िवाद चेतना को कौन वापस लेके आया था, तो ब्रिटेन, रशिया, वर्साई और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने नेपोलियन को हराया और उसके बाद ये रूढ़िवाद को वापस लेके आए। तो ये बहुत ही मतलब ढीला चलने वाली बात थी, ज्यादा तेजी वो नहीं चाहते थे, लेकिन क्रांतिकारी जो थे वो विध्वंस हो रहे थे, क्रांतिकारी खत्म हो रहे थे। लेकिन एक बात और बता दूं कि 1815, इन 15 सालों के बीच में 1830 के बाद दोबारा से क्रांतिकारी जन्म लेंगे, और आपने देखा कि जोल्वेराइन जो पहले बताया गया वो भी कहीं ना कहीं क्रांतिकारी गतिविधि थी। तो 1815 और 1830 के बीच में ये रूढ़िवाद मान्यता वहां पर चलेगी और अपने पैर पसारेगी। लेकिन क्रांतिकारी ही बढ़िया थे, और क्रांतिकारियों ने ही बाद में जर्मनी को, इटली को, ब्रिटेन को अलग थलग कर दिया और एक अलग अलग राष्ट्र का नाम दे दिया। तो आप इस तरीके से, छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छे से पढ़ लें। कल हम वियना की संधि करेंगे कि जो वियना की संधि क्या थी और किस तरीके से हुई। आज के लिए इतना काफी है कि आप ये पढ़ लें कि रूढ़िवाद क्या है और रूढ़िवाद को जन्म देने वाले कौन थे। रूढ़िवाद को जन्म देने वाले थे ब्रिटेन, रशिया, वर्साई और ऑस्ट्रिया। और क्रांतिकारी जो थे वो औद्योगिकरण को फैलाना चाहते थे, विकास तेजी से हो, लेकिन ये विकास धीमा हो, इस पक्ष में थे। राजतंत्र को बनाए रखना चाहते थे और ये प्रजातंत्र को बनाए रखना चाहते थे। आई होप बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।